जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार शिक्षक सेवा नियमावली 2023 को जारी कर दिया है। आइए आज हम लोग बिहार शिक्षक सेवा नियमावली 2023 जो अभी हाल ही में जारी किया गया है अभी उसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन को देखते हैं और पूरे विस्तार से इसके समझने का प्रयास करते हैं कि इस शिक्षक सेवा नियमावली में शिक्षकों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर के सामने आ रही है कि क्या अब नई शिक्षक भर्ती जो 7वें चरण की अभी होने वाली है उसके लिए क्या कोई आयोग बना करके भर्ती किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो आइए चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे जैसा कि पीडीएफ में बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 743 दिनांक 10/4/2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग इस बात को समझ गए कि यह जो नियमावली बनी है वह प्राथमिक से लेकर के +2 तक के सभी प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बनाई गई है। आगे देखते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ की चर्चा की गई है कि यह नियमावली बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से मान्य किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस तिथि को यह राजपत्र में प्रकाशित होगा उस तिथि से यह लागू हो जाएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन कौन सी मुख्य परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं से तात्पर्य यहाँ पे है कि इस नियमावली में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ क्या है। जैसे सरकार से अर्थ है बिहार सरकार के बारे में। प्रशासनिक विभाग यानी कि शिक्षा विभाग। विद्यालय से तात्पर्य है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट, कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालयों जिसमें सभी उत्क्रमित नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं। प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई की जाती है। मध्य विद्यालय से अर्थ है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक अथवा 6 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। प्रारंभिक विद्यालय का मतलब होता है यहाँ कक्षा 1 से 8 तक अथवा 6 से 8 या 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। उसका तात्पर्य इस नियमावली में प्रारंभिक विद्यालय के रूप में किया गया है। माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है राजकीयकृत प्रोजेक्ट, कन्या, उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है हायर सेकेंडरी है, यानी कि +2 विद्यालय जो भी कि बिहार सरकार द्वारा संचालित होती है। जिला परिषद का अर्थ है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। इसी तरीके से पंचायत समिति बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर निकाय के बारे में है। समग्र से आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्यालय अध्यापक से क्या तात्पर्य है इस नियमावली में। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। इसमें हम यह समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के शिक्षकों की बहाली की जाएगी इस नियमावली के अंतर्गत। फर्स्ट है कि 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु। सेकेंड 6 to 8 के लिए हो गया। थर्ड टाइप जो है वह 9th 10th के पढ़ाने के लिए हो गया, यानी कि मैट्रिक के लिए हो गया। और फोर्थ टाइप जो हो गया +2 के लिए। यानी 4 प्रकार के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग और 9th 10th के लिए अलग और +2 के लिए अलग।
यहाँ पर एक अलग चीज़ें निकल कर के आ रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कि ऐसे शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण कार्य करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कि प्रारंभिक से लेकर के +2 तक विशेष शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी इसी नियमावली के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग प्रधानाध्यापक से क्या अर्थ है। तो प्रधानाध्यापक से तात्पर्य यहाँ पे यही बताया गया है कि समय समय पर जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली के अंतर्गत जो व्यक्ति प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रधानाध्यापक कहा गया है। प्रधान शिक्षक नियमावली जो 2021 के अंतर्गत स्थापित नियुक्त होने वाले सभी प्रधान शिक्षक। अब आगे आते हैं पूर्व से नियुक्त, यह एक इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है पुराने जो नियुक्त शिक्षक है उनको लिए, कि पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक से क्या तात्पर्य है। तो 2003 से लेकर के 2020 तक जितने भी शिक्षक समय समय पे अलग अलग नियमावलियों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन सभी को पूर्व से नियोजित शिक्षक के रूप में कहा जाता है। इसके अलावा आगे शिक्षकेतर कर्मी है, विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, यह अलग अलग संस्थान चीज़ें के। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है आपका संवर्ग का गठन, यानी कि कितने संवर्ग के अंतर्गत बहाली ली जाएगी, ये आपका मेन पॉइंट है। कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, स्नातक कोटि, इन सभी के लिए कहा जा रहा है कि विषयवार व विद्यालयवार अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा, और यह संवर्ग क्या होगा, जिला स्तर का होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जितने भी संवर्ग हैं ये सब जिला स्तर के होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी अब जो अलग अलग पंचायतों के माध्यमों से जिला परिषद के माध्यमों से शिक्षकों की बहाली की जाती थी, अब ऐसे नहीं करके यह जिला स्तर पर किया जाएगा, जिला स्तर का संवर्ग होगा, यानी कि अब 38 नियोजन इकाई टोटल हो जाएंगे। आगे आगे बात है 4th नंबर की, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। अब प्रमोशन की यहाँ चर्चा नहीं हो रही, यहाँ वो कि जितने भी पद हैं सभी नियुक्ति कैसे किया जाएगा, सीधी भर्ती के द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है हम लोगों को समझने के लिए, 5वां, कि विद्यालय अध्यापक के पद पर जो नियुक्त शिक्षक होंगे उनके लिए अनिवार्य योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यह सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है। तो इनके लिए जो अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। फर्स्ट क्या है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। जी हाँ दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल करके आया है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू कर दिया गया है, यानी कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सेकंड क्या है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा जो भी शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाएगी उन सारी चीज़ों को, नियमों को फॉलो करना होना चाहिए। थर्ड में क्या होना चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित यानी कि BTET या CTET परीक्षा भी उत्तीर्ण होना जरूरी है, तभी आप इस शिक्षक नियमावली के अंतर्गत शिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वर्ष 2012 से पहले नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। विषय विशेष के लिए यानी कि जो अभी चर्चा हुई है विशेष अध्यापक की नियुक्ति के लिए, उनके लिए समय समय पर अलग से अर्हता का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट मेन फैक्टर आता है आयु के संदर्भ में। आयु के लिए क्या है, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए मिनिमम एज 18 साल रखा गया है। मैक्सिमम एज की जो चर्चा है वह कोटिवार अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हाई स्कूल और +2 के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 21, मैक्सिमम वही होगी जो सरकार अलग अलग समय पे अलग अलग निर्धारित करेगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं आगे आरक्षण का प्रावधान। जिस प्रकार से पूर्व में आरक्षण का प्रावधान था महिलाओं के लिए 50% और अन्य जो अलग अलग कोटि थी उन कोटि के लिए संविधान में लागू किए गए आरक्षण के नियमों का यहाँ पे लागू किया जाएगा। आगे हम लोग आते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया जो 7th नंबर में आपको चर्चा किया गया है
नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर एक रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा और आरक्षणवार कोटिवार आवश्यकता अनुसार आयोग को भेज दी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में वर्णित विद्यालय अध्यापक हेतु संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। परीक्षा हेतु परीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन का मतलब कि सीधे एक जो आयोग बनाने की चर्चा हुई है कि आयोग की द्वारा यह भर्ती किया जाएगा। तो जब एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा शिक्षा हेतु, तो वह आयोग क्या करेगा, अब परीक्षा लेगा। यानी कि अब यहाँ से यह बातें क्लियर हो रही है कि अभी तक जिन लोगों ने सी-टेट या एस-टेट या बी-टेट उत्तीर्ण कर लिया है, उन सभी लोगों को अब एक अलग आयोग के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उन परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, तभी जाकर के वह शिक्षक बन सकते हैं। आयोग ही क्या करेगा, विज्ञापन निकालेगा, आयोग ही परीक्षा का पाठ्यक्रम तय करेगा, आयोग ही परीक्षा का पैटर्न तय करेगा, आयोग ही उस परीक्षा में कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए यह तय करेगा। इस सारी चीज़ें उस आयोग के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जैसा कि इसमें चर्चा किया गया है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण भी आयोग के द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक भी आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम कुल 3 बार में परीक्षा में भाग ले सकता है। अब आगे आते हैं। आगे है नेक्स्ट है 8 नंबर में ये चर्चा की गई है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी शिक्षक कार्यरत हैं पहले से, उन लोगों को यदि इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना है तो उसके लिए उन्हें उम्र सीमा से संबंधित या नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित जो नियमावली होगी उसके लिए अलग से सरकार द्वारा निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रमाण पत्रों की जांच। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों को सही से और अन्य प्रमाण पत्रों को यथा आवश्यक जाँच करा लें। परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है, लेकिन विभाग जो समय सीमा निर्धारित करेगी उस समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा लेना जरूरी है। नेक्स्ट वही है कि प्रमाण पत्र यदि जाली पाई जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और वेतन आदि सभी चीज़ों की रिकवरी उनसे लिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड। सीधी भर्ती से नियुक्ति किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए एक परिवीक्षा अवधि होगी यानी प्रोबेशन पीरियड होगा, जो कितने समय के लिए होगी, 2 सालों के लिए होगी। और इस परिवीक्षा अवधि में यदि सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इसका विस्तार 1 साल के लिए और किया जा सकता है। और इस विस्तारित अवधि में भी यदि आपका सेवा संतोषजनक नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकता है। परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरण के लिए है कि विद्यालय अध्यापक का पद जो है स्थानांतरणीय होगा और समय समय पर जिला स्तर पे इसके स्थानांतरण भी होते रहेंगे। तो दोस्तों, जो स्थानांतरण की डिमांड थी शिक्षकों की जिला स्तर पे, यह भी एक बहुत बड़ी मांग उनकी पूरी हो गई है। आगे है सेवा संबंधी अन्य शर्त जो है, वेतनाध्यापक अध्यापक के जब पद है इसके वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य शर्तें सभी शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में है कि जो भी शिक्षक इस नियमावली के अंतर्गत बहाल होंगे उनकी अगर किसी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पे अलग से एक प्रावधान सूचित करके उनको नौकरी दिया जाएगा।
तो इस तरीके से यह मेन फैक्ट निकल करके सामने आ गया कि यह जो नियमावली आई है मुख्य रूप से 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए नियमावली है। सबसे बड़ी बात इसमें 2 चीज़ें निकल करके आई। एक तो आई है कि अब सीधे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। अब बीटेट या सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद सभी शिक्षकों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और वह परीक्षा एक स्वतंत्र आयोग लेगा और उस परीक्षा के आधार पर ही अब नई नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल कर के आई है कि शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व पदस्थापित शिक्षक हैं वे भी इस कैटेगरी में आवेदन करके अपनी सेवा को राज्यकर्मी की दर्जा की तरह संपुष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण फैक्ट रहा। धन्यवाद मित्रों।